नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर सीए। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आप में से काफियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो टारगेट अपना हाईएस्ट, मतलब जो ये मान के चलते हैं कि इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, इको में 90 नहीं 95 नहीं 100 स्कोर करना चाहते हैं। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मिलके बैठ के बातें करके हमने फाइनली कंसाइज पॉइंटर्स बनाए हैं कि उन सब बच्चों में क्या सिमिलैरिटीज थी जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया इको में, 97, 98, 99 इवन 100 जिन्होंने स्कोर किया है, कि उन सब में क्या क्या कॉमन चीजें उन्होंने अपनी प्रेपरेशन के ड्यूरिंग किया था, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका आता है कि जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट का मतलब बैठ के हमको मगअप नहीं करना, हमको रटना नहीं है। ये नहीं होना है कि एक एक लाइन बाय लाइन समझ नहीं आया लेकिन रटा होना चाहिए, क्योंकि रटी हुई जो विद्या होती है वो हमेशा कंफ्यूजन कॉज करती ही करती है। आपको इकोनॉमिक्स के अलावा 3 और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, उनपे भी इक्वली, इनफैक्ट कुछ कुछ जो सब्जेक्टिव हैं उनपे तो ज्यादा ध्यान देना है, उनमें भी टाइम लगाना है। तो अगर आप मगअप करने का यानी रटने का ट्राई करेंगे तो पक्का आपको एग्जाम में लास्ट मिनट कंफ्यूजन होगी। ऑप्शंस देख के आपको ऐसा लगेगा ए नहीं तो सी है, और आप वहां पे थोड़ा सा गूफ अप करके आ सकते हैं। बाय हार्ट नोट से मेरा मतलब क्या है, हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट से समझेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपका आता है वो ये आता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो हम बाय हार्ट होने चाहिए आपको नोट्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये साइड बाय साइड जाते हैं। और ये कब अचीव होते हैं, जब आपको क्लास में जो पढ़ाया गया हो और जो आपके खुद के नोट्स हो वो आप इतने ज्यादा फेमिलियर हो गए, बोलते हैं ना फेमिलियर एज द बैक ऑफ माई हैंड। आपका खुद का हाथ अगर आप देखोगे तो आप कहीं भी अपना खुद का हाथ पहचान सकते हो, क्योंकि पूरे जिंदगी से आप इतने बार उसको देखते आ रहे हो। इट्स सो फेमिलियर। तो ये एक फ्रेज है, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको इतने ही फेमिलियर होने चाहिए कि एज द बैक ऑफ योर हैंड। इसके लिए बार बार रिवीजन, रेपिटेशन एंड रीडिंग की जरूरत है। अच्छा मैम, नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी कर लेनी चाहिए ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। एट एन एवरेज जो टॉपर बच्चे रहे हैं, जो बेस्ट स्कोर करके आए हैं, उन्होंने कितनी रीडिंग्स की थी। लेकिन हम जब क्लास में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता है कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू पेपर में हम कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते, क्या पता किस चीज पे क्वेश्चन बन के आ जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं, हम कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते। और एक एक लाइन बाय लाइन को कंसेप्चुअली क्लियर करते हुए हम चलते हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े। कोई भी चीज एक बार दिमाग में क्लियर हो जाती है तो उसको फिर याद करने या रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब आपका एक बार थ्योरी क्लियर हो गया हो, जब आपको चीजें या कंसेप्ट समझ में आ चुकी हो, थर्ड पॉइंट पे हम तब आते हैं, यानी कि प्रैक्टिसिंग एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। एज मेनी एमसीक्यूज में आपका आईसीएसआई मॉड्यूल में ही काफी सारे एमसीक्यूज दिए रहते हैं। इसके साथ साथ हम क्लास में, जैसे हमने अपने जो जनवरी बैच के हमारे बच्चे थे, हमने क्लास में एमसीक्यूज किए थे, वो तो किए ही थे आईसीएआई वाले। उसके अलावा हमने पीवाईक्यूज यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी किए थे, हमने एमटीपी भी की थी, हमने आरटीपी भी की थी। और इसके अलावा सिमिलर क्वेश्चंस, यानी कि पास्ट ईयर पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ चुका है तो उसको देख के अंदाजा लग जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, तो उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चंस जो हमने खुद बनाए थे, यानी कि मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, वो भी हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे। तो एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन ही उठा के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज, उसके लिए आपके पास अच्छा खासा बैंक होना चाहिए, जो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एकेडमी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज अगर आपका नहीं भी है तो आप आईसीएआई के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, पास्ट ईयर सॉल्व करते हैं, एमटीपी आरटीपी करते हैं, तभी भी आपका काफी बड़े लेवल पर 60 to 70% एमसीक्यूज कवर हो जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि आपका, अच्छा आपने बुक्स देखी होंगी, अपने मॉड्यूल्स देखे होंगे, अच्छे खासे मोटे मोटे बुक्स हैं। हर बार जब आप रिवीजन करते हैं तो उतनी मोटी बुक को खोल के उसमें एक एक वर्ड रिवाइज कर पाना इज इम्पॉसिबल। तो या तो आप यस एकेडमी के नोट्स को रेफर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, थोड़ा उसको कलरफुल
और इनोवेटिव भी बनाया ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आए। हाईलाइटेड वो ऑलरेडी हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप सीधा सीधा हाईलाइट पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, या आप खुद के कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं पढ़ते टाइम। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट जो समझ में आए आप उसको हाईलाइट करके, या बेस्ट व्हाट आई बिलीव इज राइट डाउन। बचपन से हमारे मम्मी पापा बोलते आ रहे हैं कि बेटा जो याद नहीं हो रहा उसको लिख लो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो बेस्ट नोट्स तो ये होते हैं जो आप लिख लो, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हाईलाइट कर लीजिए। बस बेसिकली आपको सेकंड थर्ड रिवीजन जब करना है ना, तो आपको सिर्फ वही हाईलाइटेड पोर्शन रिवाइज करना है, पूरी बुक रिवाइज नहीं करना है। इससे आपका टाइम भी काफी ज्यादा सेव होता है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम रीडिंग्स पे आते हैं कि मैम मिनिमम नोट्स की कितनी रीडिंग्स होनी चाहिए। तो ये रीडिंग्स हम बात कर रहे हैं आफ्टर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं और आप रीड करते जा रहे हैं तो फिर वो काला अक्षर आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, थ्योरी आपको समझ में आ गई, उसके बाद रिवीजन के लिए कितनी रीडिंग्स की जरूरत है। तो आराम से 3 to 4 रीडिंग्स अगर आप करते हैं तो आपके 95 to 98 स्कोर से नीचे आपको कोई नहीं ला सकता। एंड लास्ट में ट्रिकी टॉपिक्स जो होते हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जनरली, जैसे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो बच्चों को चैप्टर 4 में थोड़े ऐसे ट्रिकी टॉपिक्स पढ़ते हैं। अगेन हम अगर मैक्रो में बात करें तो उसमें चैप्टर 6 में थोड़े ऐसे ट्रिकी टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स पढ़ते हैं जो समझ में आ जाता है, लेकिन उनको बार बार ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत होती है कंपेयर टू इजियर टॉपिक्स। इनके आपके पास और भी ज्यादा कंसाइज समरी नोट्स होने चाहिए, ताकि अगेन इनको रिवाइज करने के लिए आपको पूरा मॉड्यूल वापस रीड ना करना पड़े, इनके कंसाइज फॉर्म में आपके पास समरी हो, और जब इनको रिवाइज करने बैठो तो उस समरी से आप रिवाइज करें, आपका टाइम भी बचेगा। नोट्स आप एक जगह जहां लिख के रखते हैं वहां से जितने बार आप रिवाइज करते हैं ना, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में वो छप जाता है। एंड इफ दीज एग्जैक्ट स्टेप्स यू आर एबल टू फॉलो लाइन बाय लाइन। अच्छा, आपको देख के लग रहा होगा मैम स्टेप्स तो कितने आसान है, मतलब ये कर लिया तो 100 आ जाएंगे। एक्चुअली में स्टेप्स बहुत आसान होते हैं हमेशा। Steps to success are very easy. The tricky or the difficult part is consistency and discipline. जो बच्चे ला नहीं पाते, कहीं एक आध जगह फेलियर आया, कहीं एक आध बार मार्क्स कम आए, कहीं एक आध 2 दिन क्लासेस मिस हो गई और फिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर आप इन्हीं पॉइंट्स में ले आते हैं ना, तो आई प्रॉमिस यू आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में 100 out of 100 इज पॉसिबल। सो विद दिस हम आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।